हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में। और इससे पहले हमने पढ़ा था एंटीजेंस के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी और जो भी कुछ इसके लिए ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडीज़ को हम और क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। इम्यूनो यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करती है, और ग्लोबुलिन्स यानी प्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला जो कार्य करने के लिए जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स होते हैं उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो एंटीबॉडीज आर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन एंड रिएक्ट विद दैट एंड इन सम ऑब्जरेबल मैनर। अर्थात एंटीबॉडीज वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में सीरम और टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है या कोई भी बाहरी या हमारे शारीरिक एंटीजन कोई भी रिएक्ट करता है, तो उसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज हमारे टिश्यू और बॉडी फ्लूइड में प्रोड्यूस होते हैं। इसको जो है एंटीबॉडी के को सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? सर पोर्टर, एडलेमन एंड नेसॉफ ने 1959 और 1964 के बीच में डेवलप किया था एक टेक्निक जिसमें एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के मॉलिक्यूल का पता किया गया था और उसके डिटेल स्ट्रक्चर को इन्होंने दिया था। अब हम आगे कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ही, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और यह सीरम और टिश्यू फ्लूइड में उत्पन्न होते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटीजन के आने के बाद प्रोड्यूस होते हैं उसके अगेंस्ट में, और यह एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यानी कि सभी एक जैसे नहीं होते। अगर हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीजन आया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक आएगा, और इन दोनों का आपस में जो है रिएक्शन होगा, और जो भी फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट, वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन का रिजल्ट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, अर्थात जो इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर में 4 चेन होती है। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसे जैसे चाहे समझ लें, अलग टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि समझने में आसान है तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया हुआ है कि इसके स्ट्रक्चर में 4 चेन होती है जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके थ्रू ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं, दो छोटा है दो बड़ा है, तो इसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन होता है। और साथ ही साथ इसमें 2 रीजन होते हैं, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 4 चेन होती है जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और इसमें 2 रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। कांस्टेंट रीजन जो है वो शांत रहता है, वेरिएबल रीजन में रिएक्शंस होते रहते हैं और एंटीजन के साथ ये रिएक्ट करने के लिए एक्टिव होता है। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। हैवी चेन लार्ज होती है और जो है लाइट चेन छोटी होती है। लाइट चेन एंड हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। आपने भी बेसिक डायग्राम देखा जो कॉमन उसमें देखा आपने। और जो हैवी चेन होता है, लाइट चेन एंड हैवी चेन में 2 पोर्शन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन क्या रहता है? लाइट चेन एंड हैवी चेन के टर्मिनल एंड जो होते हैं वो वेरिएबल नेचर के होते हैं, क्योंकि इसके टर्मिनल एंडिंग में अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये अमाइनो एसिड्स चेंज होते रहते हैं। यानी कि ये जो वेरिएबल रीजन है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। कांस्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि शांत है ना? जबकि कांस्टेंट रीजन के टर्मिनल एंडिंग में कार्बोक्सी ग्रुप पाया जाता है, और यह एंटीजन की कंबाइनिंग साइट अमाइनो एसिड टर्मिनल नेचर की होती है, और यह इसमें चेंजेस जल्दी जल्दी से नहीं आते हैं। और लाइट चेन 2 टाइप की होती है, कप्पा और लैम्डा।
लाइट चेन की वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन बराबर लेंथ की होती है। बराबर लेंथ इन द सेंस, ये देखिए ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है, तो ये लाइट चेन में दोनों बराबर है और हैवी चेन में ये लाइट चेन दो प्रकार की होती है, कप्पा लेमडा, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन दोनों बराबर की लंबाई में होते हैं, जबकि हैवी चेन में जो है इसका जो वेरिएबल रीजन होता है वो पूरे चेन का 1/5 भाग होता है। ठीक है, ये था एंटीबॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स अर्थात एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? एंटीबॉडी को 5 भाग में यानी 5 भाग में क्लासिफाई किया गया है। 5 प्रकार के होते हैं ये हमारी बॉडी में। सबसे पहला है आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, आईजीए अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीएम म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीडी डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीई एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जो कि हमारे टिश्यू और टिश्यू फ्लूइड में स्पेसिफिक एंटीजन के आने के बाद प्रोड्यूस होती है या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे प्रोड्यूस होती है। अब इन पांचों को हम बार बार से पढ़ेंगे। इसका एक फ्लो चार्ट है जो अगर आप थ्योरी ना पढ़ के इसको बना के रिवीजन करते, एक बार आप थ्योरी पढ़ लो और फिर रिवाइज करने के लिए इसे बना सकते हैं, तो इसको बना के आप आसानी से इसकी पूरी डिटेल को समझ जाएंगे। पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आखिरी में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और आप चाहो तो इसे बना सकते हो। इसे फिर बहुत ज़्यादा आपको लेंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला एंटीबॉडी है आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी की नॉर्मल सीरम में कंसंट्रेशन होता है 8 से 16 mg/ml, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,50,000 डेल्टन और इसकी हाफ लाइफ होती है सीरम में 23 डेज। यानी कि अगर ये सीरम में किसी रीज़न से प्रोड्यूस हुई तो ये कितने दिन तक जीवित रहेगी? 23 दिन तक ये एक्टिव रहेगी। ठीक है, और आईजीजी जो है सबसे देर तक अपेयर होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो सबसे ज़्यादा देर तक जो अपेयर रहती है वो यही है, सबसे ज़्यादा इसी की हाफ लाइफ है। आईजीजी आईजीजी जो होता है केवल ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, यानी आईजीजी केवल एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु के को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होते हैं। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है जो उसको माँ से मिलता है? वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी, जो कि पैदा होने के तुरंत बाद से जब तक बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप नहीं होते ये उसकी रक्षा करता है। ठीक है, बच्चे की। उसके बाद आता है आईजीजी एंटीबॉडी देर तक प्रकट होती है परंतु काफ़ी लंबे समय तक रखती है, आपने देख लिया। यह एंटीबॉडी बैक्टीरिया वायरस के टॉक्सिन के साथ जुड़कर उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी ख़त्म कर देती है उसके इफेक्ट को और हमारी रक्षा करती है। ठीक है, यह एंटीबॉडी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है जो कि ब्लड और टिश्यू में एक्टिव होते हैं। यानी ब्लड और टिश्यू में जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं उसके अगेंस्ट इसको किल करके या उसको न्यूट्रलाइज करके उसके इफेक्ट को ख़त्म करके हमारी उससे रक्षा करती है। ठीक है, और यह एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, एक्सेट्रा, इन सब में प्रेजेंट रहकर यह हमारी रक्षा करती है। इसके स्ट्रक्चर में एंटीबॉडी का एक यूनिट रहता है जिसे मोनोमर कहते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एंटीबॉडी नंबर सेकंड आईजीए, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी का नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन होता है 0.6 से 4.2 mg/ml। इसकी हाफ लाइफ होती है 6 to 8 डेज, है ना। जब ये बॉडी में अपेयर होती है तो कब तक एक्टिव रहती है? 6 to 8 डेज तक, है ना। उसके बाद ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी डिसअपेयर हो जाती है। आईजीए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डाइमर होता है। डाइमर यानी दो रहते हैं इसमें। ठीक है, डाइमर होता है जिसमें दो मोनोमर यूनिट ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी हुई रहती है जिसके जे चेन कहा जाता है।
ठीक है। आईजीए मुख्य इम्यूनोग्लोबुलिन है, क्योंकि यह हमारी बॉडी के जितने ही प्रकार की सिक्रेशंस होती है, जैसे कि मिल्क, और जैसे कि एग्जांपल मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, नेजल फ्लूइड एक्सेट्रा, इन सब में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है। यह एंटीबॉडी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, यानी नोज और गले वगैरह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उसमें ये प्रेजेंट रहती है, और बाहर से जो भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जाते हैं उससे ये हमारी रक्षा करता है। आईजीए एंटीबॉडी मुख्यतः प्लाज्मा सेल द्वारा बनाई जाती है। आईजीए में यह अदर पॉलीपेप्टाइड होता है जिसे सेक्रेटरी कंपोनेंट बोलते हैं। यह कंपोनेंट आईजीए एंटीबॉडी को बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है जो कि इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है। ठीक है। और ये है आईजीए का स्ट्रक्चर। इसमें एंटीबॉडी की 2 यूनिट जुड़ी रहती है, डाइमर बोलते हैं, डाई यानी 2, और ये आपस में जे चेन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। एंड लास्ट, आईजीए प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, यानी बॉडी से जितनी प्रकार के सिक्रेशंस निकलती है उसके थ्रू ये बाहर आता है और हमारी बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीएम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। आईजीएम का जो है नॉर्मल सीरम में कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहता है, यानी इससे भी कम रहता है। 0.5 से 2 mg पर ml होता है। ठीक है। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है, यानी जो सीरम में कितने दिन तक कितने आवर्स डेज तक रहती है, 5 डेज तक। इसका मॉलिक्यूलर वेट 9 लाख डेल्टन होता है, और यह एक हैवी एंटीबॉडी है। इसमें एंटीबॉडी की 5 यूनिट से मिलके ये बना हुआ होता है ना, पेंटामर। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 एंटीबॉडी की 5 ऐसे यूनिट जुड़कर एक एंटीबॉडी एम का निर्माण करती है। क्योंकि 5 है इसीलिए हम इसे पेंटामर यूनिट बोलते हैं। और आईजी एम सबसे पहले बॉडी में एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के रिएक्शन का इन्फेक्शन का अंदेशा जैसे ही होता है, या कोई भी एंटीबॉडी का एंटर करती है, तो सबसे पहले यही प्रोड्यूस होती है, यानी सीक्रेट होती है, और यह सीरम में तत्काल ही इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करती है। तो अगर ये एंटीबॉडी हमारे सीरम में पाई गई तो इसका मतलब यह है कि अभी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन लाइव है। ठीक है। आईजीएम एंटीबॉडी एग्लूटिनेंट्स कंपोनेंट्स फिक्सेशन रिएक्शन के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है, यानी कि इस एंटीबॉडी का पता करने के लिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन बहुत ही प्रभावशाली है, उसमें यह अच्छे से शो होता है। और यह कहाँ जब पाई जाती है, मतलब कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ब्लड स्ट्रीम में, है ना। ब्लड में हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी किसी प्रकार का पैथोजन एंटर कर रहा है या एंटीजेंस एंटर कर रहे हैं जो कि पैथोजेंस भी हो सकते हैं, तो यह तुरंत अपीयर होके उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगी। और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 5 डेज तक, और 5 दिन तक ये रहेगी। ठीक है। और ये बॉडी में किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन आने से में सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है आपका आईजीडी। आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी का स्ट्रक्चर आईजीजी एंटीबॉडी से ही मिलता है। यानी आपने स्टार्टिंग में देखा था मोनोमर, मोनोमर कुछ ऐसा है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आईजीडी का भी। इसमें भी एंटीबॉडी की 1 यूनिट रहती है, और इसका सीरम में कंसंट्रेशन 3.0 mg पर 100 ml रहता है, और इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000 होता है। इसकी हाफ लाइफ 3 डेज की होती है, और यह एंटीबॉडी जो है बी सेल की अपर सरफेस में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी मुख्यतः श्वसन यानी इंटेस्टाइनल रिस्पायरेटरी में उत्पन्न होती है, और यह नॉर्मल सीरम में इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहता है, 0.00004 mg पर 100 ml होता है। ठीक है। आईजीई का मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 डेल्टन होता है। इसकी हाफ लाइफ 2 to 3 डेज की होती है। इसका स्ट्रक्चर आईजीजी के समान ही होता है, यानी मोनोमर होता है, एक एंटीबॉडी यूनिट से के जैसा मिलकर बना होता है। आईजीजी एंटीबॉडी जो है हाइपर सेंसिटिविटी को लीड करती है, और यह हमारी बॉडी के जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उसमें अपना लीड रोल प्ले करती है। ठीक है। तो ये था इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अर्थात एंटीबॉडी के बारे में, और उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है और क्या काम करती है। ठीक है। अब हम इसका एक चार्ट के थ्रू शॉर्ट देख लेते हैं।
जो आप बना के इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। अगर उसको आपने याद कर लिया तो उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पूरा थ्योरी। ये देखिए, ये है क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी, और ये टाइप्स हैं GAMDE। ठीक है, सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है IgG का 1,50,000, ए का 1,60,000 डेल्टन, IgM का 9 लाख, IgD का 1,80,000, IgE का 1,90,000। सब 10-10 हज़ार आगे है, जैसे कि 1,50,000, 1,60,000। केवल IgM जो है थोड़ा हैवी होता है तो इसका 9 लाख है, फिर इसका 80 और 90 इस तरह से। ठीक है, फिर हैवी चेन कौन सा प्रेजेंट रहता है, तो इसमें हैवी चेन इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये G है तो गामा हैवी चेन, A है तो अल्फा हैवी चेन, M है तो म्यू हैवी चेन, और D है तो डेल्टा, E है तो एप्सिलॉन। और लाइट चेन सब में कप्पा लेमडा, कप्पा लेमडा, कप्पा लेमडा, सब में ही कप्पा लेमडा पाई जाती है। ये इनकी हाल्फ लाइफ है, जो कि 23 डेज होती है IgG की, 6 to 8 डेज A की, 5 डेज M की, और IgD की 3 डेज, और IgE की 2 to 3 डेज। ठीक है, इनका सीरम कंसंट्रेशन 12 mg/dl, जी का सबसे ज़्यादा, फिर ए का है 2 mg पर, और जो आप बना के पढ़ सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडी। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।